नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। आइए आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि चाइना विश्व में कैसे जायंट बना। आज वह चाइना जो सबके लिए सदस्य बना हुआ है, जिसके सिद्धांत और पड़ोसी देशों से व्यवहार करने के तरीके छल-कपट वाले रहे हैं। जो यह कहता है कुछ और करता कुछ और, मतलब एक अपने को एक ईमानदारी कानून के तहत न चलने वाला, समावेशी कानून जिसका ना बना हो, जिसके नियम कानून समावेशित ना हो, जो किसी को भी विश्वास में नहीं ले सकते। इस चाइना के पीछे उसकी इतनी बड़ी ग्रोथ की गाथा कैसे रही, कैसे वह इतनी विकृति मानसिकता होते हुए भी चाइना आज $14 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बना, इसके पीछे क्या रहे आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो आपने ये देखा, इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो इस चित्र में देखिए ये हैं आपके माओ जेडुंग, माओ त्से-तुंग, कम्युनिस्ट पार्टी के कर्ता धर्ता, एक ऐसा क्रांतिकारी जो किसान परिवार से आया और जिसने दक्षिणपंथी सोच को विकसित करते हुए चियांग काई शेक के साथ में कुओमिंतांग पार्टी पर समर्थन करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चाइना एक इंपीरियल डायनेस्टी का राष्ट्र रहा है। चीन सभ्यता पुरानी सभ्यताओं में से एक है। उस सभ्यता के मामले में उसका एक लंबा अच्छा खासा इतिहास है। भारत भी एक प्राचीन सभ्यता का, वंशवाद का अग्रसर राष्ट्र है। तो इस तरह से हमें प्रतिस्पर्धा तो झेलनी ही पड़ती है और पड़ेगी, क्योंकि हम पुरानी अर्थव्यवस्थाओं में से उभर कर सामने आए राष्ट्र हैं, जिन्हें हमें इस स्तर पर तो हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आज नहीं कल तो इनके साथ हमारे जो भी प्रेजेंट टाइम की स्थिति है वो होना ही था। खैर, हम एक अपने तथा ये इसमें प्रेजेंट टाइम के हमारे जो दुश्मनों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी आवश्यक बन पड़ता है कि यहाँ तक कि सभी नागरिकों का यह अधिकार है, ये ड्यूटी है, यह देशभक्ति इसी में है कि आप उसकी बातों को जानें, वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसने अपनी योजना बनाई, क्या उसकी सोच, तभी आप उसके दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। और जब दृष्टिकोण को समझ पाएंगे तो चाइना के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को आप जल्दी से एनालिसिस कर लेंगे और फिर अपने विवेक के अनुसार जो स्टेप उठाएंगे वह समावेशी होगा, वह पूरे राष्ट्र के लिए होगा। क्योंकि यह देश है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के लोग रहते हैं। एक तरफ जहां सरकार की बातों को माना जाता है, दूसरी तरफ सरकार के बारे में एक अच्छे से प्रश्न उठाकर उनकी एनालिसिस भी की जाती है। इसी के लिए जानना जरूरी है। आइए हम लोग चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में, चाइना के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सब दृष्टि के बारे में अवलोकित करते हैं। तो इसी में अब 1912 में सन यात्सेन, एक ऐसा सशक्त लीडर जिसकी आरओसी और पीआरसी, अभी आपको बताऊंगा आरओसी पीआरसी क्या है, में बहुत सम्मानपूर्वक, जिस तरह हम लोग महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, उसलिए दो देश वियतनाम और चाइना में इनका सम्मान होता है। सन यात्सेन एक प्रभावशाली नेता, जिन्होंने सिन्हाई रिवॉल्यूशन के बाद सिख किंग डायनेस्टी का समाप्ति करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद सन यात्सेन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की और यही रिपब्लिक ऑफ चाइना चियांग काई शेक जो बहुत शक्तिशाली नेता हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत अपने विरोधियों का बड़े स्तर पर नरसंहार भी कराया, ये आरओसी के कर्ता धर्ता हुए। और आरओसी फिर जब जैसे ही 1949 में जब कम्युनिस्टों की जीत होती है, तो यही आरओसी अपने को लेकर, जब ये चियांग काई शेक की एक समर्थन के अनुसार जब इनकी हार हो जाती है, तो ये अपने ताइवान लेके चले जाते हैं। और वही आइडियोलॉजी आज ये एक पुस्तक है, एडगर स्नो के इंटरव्यू में ये माओ जेडुंग का युवा चेहरा, तो इसमें इन्होंने अपने आप को उसमें
या तो आपको मालूम 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी हुई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने जैसे आरओसी चले गए ताइवान, और पीआरसी रहे, फिर इसका नाम रखा गया पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये हो गया चीन आपका। चीन एक भूखंड के रूप में लमसम 96 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का ज़मीन इसके पास है। वही हमसे एरिया में भी तिगुना है, लेकिन हम पॉपुलेशन में उसके बराबर ठहरते हैं। जीडीपी में वह 14 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी की अर्थव्यवस्था है, और हम 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर पहुंच चुके हैं कंजप्शन में। और उसने अपने बनाए गए सामानों की बड़ी खेप को विश्व के अन्य देशों में खपाने के लिए वह एक स्वार्थ युक्त सेवा करता है, जहाँ पर कृषि की जो उत्पादकता है वो अपनी जनता के लिए रखता है। बाकी और जिस देश की टैगलाइन हो, जिस देश का उद्देश्य एम यह होता है कि वो 93% सामानों का प्रोडक्शन करता है, वो अपने देश को प्रोडक्शन हब बनाया हुआ है, जहाँ की प्रोडक्शन की हुई चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड चाइना है, आज विकल्प के रूप में उभरा है। चाहे आपकी सामरिक स्थिति कैसी हो, चाहे आपकी सोच कैसी हो, चाहे आप किसी पटल पे कैसे रहते हों, लेकिन एक चीज़ तो सत्य है कि चाइना ने आपको कंपेल किया है, क्योंकि वहाँ का सामान जो है, प्रोडक्ट है, वह बहुत ही सस्ता होता है, जो कंज्यूमर के लिए उपभोग करने में जेब को कम खाली करता है। इसीलिए सभी देशों में चाहे नहीं चाहने पर भी चाइना की एक बड़ी खपत को खपाया हुआ है। और आज जब ये ट्रेड डेफिसिट के रूप में आया तो सरदर्द सा बना पड़ रहा है। भारत का ट्रेड डेफिसिट 49 बिलियन डॉलर का है, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है। फिर इसके बाद जब माओ जेडोंग का पीआरसी तैयार हुआ, माओ जेडोंग एक कुशल कार्यकर्ता तो थे ही, कुशल नेतृत्वकर्ता थे, क्रांतिकारी थे। सोच दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट सोच मिलती है, और एक रसिया की से उधार ली हुई कम्युनिस्ट की विचारधारा चलती है। इस तरह यह 13 देशों से, लगभग 14 देशों से घिरा हुआ यह देश अपने आप को विकास की ओर अग्रसर बढ़ाने का प्रयास करता है। सिविल युद्ध में कम्युनिस्टों ने जीत जो की 94। फिर यह देश धीरे धीरे माओ जेडोंग के काल में आता है। माओ जेडोंग, माओ सेतुंग नए नए सुधार करते हैं, नरसंहार करवाते हैं, सबसे बड़ा नरसंहारी बनते हैं। बड़े बड़े सामंतों को मरवा कर, उनका रातों रात उनके मर्डर करवा कर उनके ज़मीनों को गरीबों में बांट दी जाती है। वह गरीब जो अनस्किल्ड हैं, जो खाने के लिए मोहताज हैं, अब उनसे क्या उम्मीद की जाती है कि जब खेती करेंगे तो उत्पादन होगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन ठीक इसका उलट होता है। जनता में लोकप्रिय माओ जेडोंग अपनी कल्चरल रिवोल्यूशन के तहत वह अपने अपने जो स्वजाति हैं उनको जीवित रखते हुए बाकी सभी को वो सर्वनाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। मस्केर के नाम पर जब भी यह देश जाना जाएगा तो उसमें चाइना का नाम विश्व में सर्वप्रथम होगा। आपको बताऊं, देखिए, चाहे नाजी हुई, चाहे सोवियत रशिया हुआ, जो भी रहे, इनका एक अंतकाल हुआ। कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी पावर एक लंबे समय के लिए हो सकती है, लेकिन सर्वथा के लिए नहीं हो सकती। विकास का पहिया घूमता है। जर्मनी, जापान, ये सब अपने उत्थान की अवस्था में थे, लेकिन सबका पतन हुआ। लेकिन फिर से पतन के बाद सब सर्वाइवल कर भी रहे हैं। तो ये इतिहास हमें समझाता है कि कब, क्यों, कैसे, क्या हुआ, जिसके आधार पर हम एक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। लेकिन इनका सुधार जो भी उन्होंने किया वह इसके उलट हुआ। अब धीरे धीरे करते करते 1960 के समय, 65-70 के समय चाइना एक बहुत घोर गरीबी में आ जाता है। जनता में, आप देखिए, जनता में जब अभाव की स्थिति पैदा होगी, सब जगह निराशा व्याप्त होगा, लूट खसोट मार बढ़ेगी, तो जनता में असंतोष की भावना पैदा होगी। और उस असंतोष की भावना वहाँ पर जहाँ की जनता क्रांति से जिसका नाता बना रहा हो, तो क्रांति होने की संभावना फिर से बन पड़ती है। इसीलिए माओ जेडोंग जो हुए,
आर्थिक सुधार में तो फेल हुए, भले उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक आधारशिला रखने में सहायता की। इन्हीं के साथ में एक अन्य नेता जो अगर आज नहीं होते तो आज शायद चाइना, जो 1980 तक कोई खास नहीं कर पाया था, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर ही सम्मिलित थी, आप लोग इसका विश्लेषित रूप इस वीडियो में पाएंगे। आपको मालूम भी होगा कि चाइना इतने समय तक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था से विकास दर से काफ़ी पीछे रहा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ, 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु होती है और इसके बाद एक चेहरा आता है डेंग जाओपिंग। ऐसा चेहरा जो चाइना की किस्मत ही लिख देता है, जो चाइना के युवाओं को सपने देता है, जो चाइना में कम्युनिस्ट की विचारधारा को बदलता है और जो चाइना को वर्ल्ड के लिए खोल देता है। और ऐसा विजनरी जो 10 साल के बाद आने वाला है वो 10 साल पहले सोच लेता है। उसे मालूम है कि बॉर्डर खुलेंगे, व्यापार होगा, पैसा कमाने का जरिया है। इसके पीछे एक लॉजिक है कि वह एक कुशल इंजीनियर थे। मैं डेंग जाओपिंग के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले डेंग जाओपिंग के बारे में बात करें, हम आपको इस पॉइंट को 5 पॉइंटों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना की यात्रा क्या रही, विकास की यात्रा क्या रही। एक सफल राष्ट्र कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के दृष्टि से। चाइना किंग डायनेस्टी, इम्पीरियल डायनेस्टी के बाद ROC बना, आपको बताया गया है। फिर कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड हुई और माओ हुई, अभी आपको बताया जा रहा है इस पॉइंट पे। ये हैं सन यात सेन। सन यात सेन एक बहुत ही कुशल और सम्मानीय नेता हैं चाइना के और ताइवान के अंदर। फिर डेंग जाओपिंग आते हैं। एक महान एरिया की शुरुआत होती है, चाइना को, गरीबों को मकान, पैसा, शोहरत सब दिलाता है। अब इस तरह चाइना एक अनेक तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सफल रहता है। फिर आएंगे आपके शी जिनपिंग, जिनके काल में चाइना विवादों में घिर गया। डेंग जाओपिंग की विचारधारा को बदलने वाला यह राष्ट्रपति अपने देश को कई समस्याओं से घिरवा कर आज खुद परेशान की मुद्रा में खड़ा हुआ है। अति विकासवादी सोच कैसे किसी को परेशान करती है, आज चाइना का प्रत्यक्ष उदाहरण है। डेंग जाओपिंग, ये हैं आपके डेंग जाओपिंग। 1976 के बाद चाइना की बॉर्डर अपने हाथों में लेकर कम्युनिस्ट की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और अपनी जनता से कहते, कम्युनिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि गरीब मर जाना। कभी गरीब मर जाना तो कम्युनिस्ट की विचारधारा है नहीं। हमें तो बहुत पैसा कमाना है, हमें तो अपने देश को सबसे विश्व में आगे बनाना है, हमें सामान को बनाना है, हमें विदेश बेचना है। ये कहीं न कहीं ब्रिटिश की कुछ झलक भी दिखला जाते हैं। इस तरह अब डेंग जाओपिंग आए, इन्होंने एक सुधार करना चालू कर दिए। इन्होंने क्या किया, फिर किसानों से ज़मीनों का दिया, उसमें उन्होंने स्किल्ड किया, टेक्निक दी, जिससे किसानों का प्रोडक्शन बढ़ा धीरे धीरे कर। और उन्हें मालूम था कि इससे हम केवल अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब ये क्या करने लगे, अपने मार्केट को लाइब्रेट करने लगे, नए नए उद्योग को बुलाने लगे, दूसरे देशों को उद्योगपतियों को न्योता देने लगे और अपने यहाँ की हर तरह की संभावित सभी छूटों को प्रदान करने लगे। डेंग जाओपिंग 1979 विद यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। अब ये इंजीनियर होने के नाते इन्होंने अमेरिका से काफ़ी संपर्क बनाए। 1970 में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा सहयोग किया था चाइना का अमेरिका से संपर्क बनाने के लिए। रिचर्ड निक्सन उसमें थे प्रेसिडेंट USA के। तो उसमें चाइना को अमेरिका के रिश्ते अगर चाइना से सुधरे हैं तो 1970 से ही सुधरे हैं। फिर उधर माओ ने आरोप लगा दिया था रसिया के ऊपर कि रसिया की तो कम्युनिस्ट वहाँ रसिया की जो रसिया और चाइना से वहाँ पर
कुछ मतभेद हुए और बहुत गहरे मतभेद हुए। और ये कहा जाता है और है भी ऐसा कि अगर सबसे ज़्यादा कोई चाइना की लैंड ऑक्युपाइड किया है तो वो रसिया है। लेकिन आज रसिया से तकनीक डील हो रही, लेकिन रसिया इस चाइना से हमेशा आशंकित रहता है। यही कारण है कि भारत के लिए उसका झुकाव कुछ ज़्यादा, क्योंकि भारत की, देखिए भारत की कभी भी, हम पंच सिद्धांत को मानने वाले हैं, पंचशील सिद्धांत को मानते हैं। हम किसी देश की अखंडता, स्वतंत्रता, धार्मिकता पर हम लोग प्रहार नहीं करते। हमारी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा बिल्कुल नहीं है। हम अपने देश में ही कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पूरे संसार की सेवा हो सके। हमारी टैगलाइन है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वभवन्तु निरामया। तो ये जब जिसकी टैगलाइन हो, जिसकी संस्कृत की विचारधारा ये हो, वो क्या किसी राज्य का अब एक्सेशन करेगा, एनेक्सेशन करेगा, और क्या उसको अपनी एक्सप्लेनेशन अपनाएगा। हाँ, हमारा काल रहा, हम मगध के काल में हम विश्वास में हमने, हमारे भारत के संबंध रहे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, बाली, इंडोनेशिया, मिस्र, स्पेन, यूरोप, जिबूती, साउथ अफ्रीका, ये सब देश हमारे, मध्य एशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इस सब में हमारे व्यापार का नाता रहा। ये हमारी सभ्यता के दौर का भी नाता रहा। तो एक यही कारण है कि हम लोग समावेशी विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। और आज एक्सट्रीमिस्ट की धारा, अगर विचारधारा भारत के अंदर रही होती तो मैं यकीन मानिए आज भारत के अंदर बहुत से लैंड हुए थे टेस्ट अपने हमारे। क्यों? क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो भारतीय भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, इस मुद्दे पर ना आके हम चाइना की ही बात करते हैं। तो ये डेन जाओपिंग है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, इसमें इन्होंने क्या किया, सभी विकसित देशों के प्रेसिडेंटों से मुलाकात करनी चालू कर दी और वहाँ के उद्योगपतियों को विश्वास में लिया कि आप हमारे देश में आइए, उद्योग करिए, टेक्नोलॉजी लाइए, क्योंकि इनको मालूम था टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे देश की जनता स्किल्ड होगी, सीखेगी तो उसका लो प्राइस लेबर से हाई प्राइस लेबर होगा। और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे प्रोडक्शन हब बनाना है, एक्सपोर्टिंग हब बनाना है। अपने नियम निर्माणकर्ताओं के साथ बैठ के, PLA के बुद्धिजीवों के साथ बैठ के चाइना ने हमेशा एक्सपोर्ट बनने की कोशिश की, एक बड़ी अच्छा बनिया बनने की कोशिश की अपने लाभ के मामले में। विश्व लाभ के मामले में तो ये इन्होंने कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिया है। नॉर्थ कोरिया को अपना बनाया, उसको उसने क्या किया, केवल अंदर से खोखला कर दिया। पाकिस्तान के क्या किया, पाकिस्तान को केवल इंस्ट्रूमेंट हथियार देते देते उसकी विचारधारा को ही बदल दिया। हथियार और गलत बातें, आतंकवाद, दो उसने ऐसे संक्रमण कैंसर दे दिए पाकिस्तान को। इसका बहुत बड़ा सहयोग है, USA इनका बहुत बड़ा सहयोग है, जो उस कैंसर से आज पाकिस्तान खुद समझता है, इस बात को दर्द है उसके अंदर, लेकिन वो ऐसे निजात नहीं पा पाएगा कि कैंसर जब मैलिग्नेंट हो जाता है तो उसका इलाज संभव नहीं होता है। बिनाइन का तो इलाज हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छी भली बात जानते हैं इस चीज़ को, ठीक। तो डेन जाओपिंग आए, अब धीरे धीरे कंपनियां आने लगी, लोग को विश्वास मिलने लगे, उनको छूट मिलने लगी। कोई BPO की प्रॉब्लम नहीं थी, नीचे प्रॉपर्टी राइट की प्रॉब्लम थी, कोई कानूनी लीगल कार्रवाई नहीं होती थी, को कार के प्रोडक्शन हुआ, चीप लेबर मिला और रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा मिला, प्रोडक्शन होना चालू किया, फाइनेंस कम पैसे में फाइनेंस सामान, चिप सामान क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट होने लगे। धीरे धीरे करते 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 चाइना विश्व के अन्य देशों में पहुंचने लगा, प्रोडक्शन करने लगा। टेक्नोलॉजी बाहर की होती, प्रोडक्शन वहाँ से होता, मेड इन चाइना का नाम होता, और ये धीरे धीरे चाइना का एक साम्राज्य का एक कोण तो बढ़ता चला गया। चाइना के पास पैसा 1980 से 87 दशक में, इनके दशक में चाइना के पास अथाह पैसा आया। इतना पैसा आया कि अब चाइना इस पैसे का यूज क्या करेगा, तो थिंक टैंक थे। तो चाइना ने इस पैसे को गरीब, देखो एक्सपोर्टर हब बन ही गया था, अब उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, सस्ता सामान कब मिलेगा, जब सस्ता सामान, फाइनल सामान आउटपुट कब निकलेगा, जब रॉ मटेरियल लेबर सब सस्ता होगा। इसके लिए चाइना के एक्सपेंसिव विचारधाराओं में सहयोग करने वाले पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया, नए नए नियम बनाए और देशों को लोलुपता में, लोन की लोलुपता में कर्ज दे देकर उनके राष्ट्र के नियमों कानून में सेंध लगाया
और सेंध यूँ लगाया कि संसाधन से लेकर उनके राष्ट्र की नीति निर्माताओं के संविधान के अंदर तक प्रवेश कर गए और अपने अनुसार अपनी बातों को मनाने के लिए अपनी बात को प्रचार किया और सफल भी हुए। ग्लोबल टाइम्स आप इसका अच्छा उदाहरण है। इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। कर्ज के जाल में चाइना का नया स्कोप कर्ज का जाल निकला और इस कर्ज के जाल में उसने श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, जिबूती, युगांडा, जाम्बिया, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया, ऐसे करते करते 107 कंट्रीज में उसने अपना कर्ज बांटा रखा है। फॉरेस्ट रिजर्व जितना इंडिया की अर्थव्यवस्था है $3 ट्रिलियन की, उसके पास उतनी फॉरेन रिजर्व है। लेकिन चाइना के पास एक कमी थी, वो इसके लंबे इतिहास में कभी संघर्ष जाके डायरेक्ट युद्ध नहीं कर पाया, उसका अनुभव नहीं, वो भटके भारत के पास उसका अनुभव है। लेकिन चाइना को धीरे धीरे एक बात लगने लगी कि मेरे इस काम में, इस डेवलपमेंट काम में आगे एक देश पंगा करेगा जो सिद्धांतवादी है, जो सिद्धांतों को मानता है, जो दूसरे देशों की स्वतंत्रता अखंडता को स्वीकार करता है, वह देश है भारत, जो मेरे इन विचारधाराओं के पीछे, क्योंकि हम तो मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं, ये चाइना की थ्योरी है। धीरे धीरे अब देखिए क्या होता है, जब चाइना कर्ज इसके बांट देता है तब चाइना के बाद एक नया वर्ड आता है, इसको कैसे परिभाषित की जाए। फिर अब इसको वापस आगे बढ़ो, फिर डेंग ज़ाओपिंग कि धीरे धीरे अब चर्चा करते हैं। डेंग ज़ाओपिंग को मानने लोग लगते हैं कि अरे ये तो आ गया। अब जिस लोगों के पास खाने का नहीं था उनके पास 2 मंजिले के मकान बन गए। तो अब चाइना के लोगों के अंदर रिवोल्यूशन की भावना समाप्त हो गई। लोग अपने देश के प्रोडक्शन करने में सम्मिलित हो गए। विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए चाइना तैयार था। चाइना ने एक कंपेलिंग स्टोरी तैयार कर दी ताकि लोग देखेंगे और खरीदेंगे जरूर। धीरे करते करते अब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी वगैरह में, संस्थानों में, संगठनों में डेंग ज़ाओपिंग के इस उदारवादी नीति का लोगों ने कहा ये लग रहा है अब हमारे देश में लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी को लोग पढ़ने लगे, फिर इसकी डिमांड होने लगी। लोग अंदर घर घर गए, ये बहुत ही अच्छी समय है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिसके अंदर रह के हम अपने मकान के स्वयं के मालिक, हम अपने विचारों के मालिक, हम अपने नीति के मालिक हो सकते हैं। लेकिन डेंग ज़ाओपिंग आखिर उत्तराधिकारी किसका था? माओ जेडुंग का। माओ जेडुंग का उत्तराधिकारी होते हुए उसने पूरा इनकी बातों को अपनाया, क्योंकि खलबली इनके अंदर भी मची थी। इनको भी एक नरसंहार कराना था, वो चाहे कल्चरल रिवोल्यूशन हो और वह चाहे तियानमेन स्क्वायर मास्केर हो। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा नरसंहार है, जब यूनिवर्सिटी के प्रांगणों में लाखों बच्चे इकट्ठा हुए, रोडों पर लाखों युवाओं खड़े हुए, लाखों माताएं बहनें उनकी सब खड़ी हुई और एक उनकी डिमांड रही कि हाँ हमें भी अब इस लोकतंत्र को अपनाना चाहिए। हम लोग कम्युनिस्ट को छोड़कर इसको अपनाना चाहिए, हमें भी अपने अपने अधिकार मिलने चाहिए। डेंग ज़ाओपिंग इसी पर तैयार होते हैं और अपने ना चाहते हुए, ना माने हुए नेताओं को नज़रबंद करके जब तक ये कांड नहीं होता इन लोगों पर टैंक चढ़ा दी जाती है। आप जब इस बात को देखेंगे तो ये देखिए, जनता के सामने लगने पर ये टैंक खड़ा है, ये टैंक इस पर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह करते करते लाखों लोगों का नरसंहार करवाया जाता है और जैसे ही जो लोकतंत्र की भावना पनप रही थी वह यहाँ पर दब जाती है। लेकिन एक क्षेत्र इनका हांगकांग, जो वहाँ पर लोकतंत्र की भावना धीरे धीरे पनपती रहती, सुलगती रहती है, वो ज्वालामुखी आज फटने की कगार पे है। ताइवान पहले ही भरा बैठा हुआ है, हांगकांग खुद परेशान है, शिनजियांग प्रांत में बैठे अमानी से जीने वाले मुस्लिम और परेशान हैं। डेंग ज़ाओपिंग के एक और सहयोग रहा, इन्होंने अपने देश में कल्चरल रिवोल्यूशन किया, एक ही नस्ल के लोगों को रखने का प्रयास किया। दूसरी चीज, इनका कोई धर्म नहीं, धर्म बौद्ध होते हुए भी धर्म को किसी धर्म को मानता नहीं थी। अब जब 1987 के बाद
जियांग मेनिंग और उसके बाद आते हैं हु जिनताओ। 2012 जाने के बाद एक नया एरा स्टार्ट होता है और शी जिनपिंग। जब ये शी जिनपिंग अब चाइना के प्रेसिडेंट बनते हैं। ये आप धर्म के बारे में देख सकते हैं, चीनी धर्म जो पद्धति थी इनकी, तो मैं बताया आपको हिंदू मुस्लिम सब थे। अगर कन्फ्यूशियस इनका एक था। इस बहुत लंबा टॉपिक चाइना के ऊपर होगा, मैं अभी केवल इनके विकास यात्रा बाद में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को कुछ विशेष बिंदु प्राप्त हो सके। अब आते हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग क्या करता है कि उसे आकलन करवाता है कि हमारी जीडीपी क्या है, हमने किन किन तरीकों से पूरे अन्य देशों को घेर रखा है, हमने संसाधन के लिए क्या किया। तो अब सुनिए उसने क्या किया। नंबर 1, उसने अपने आप को प्रोडक्शन हब बनाया, माल बहुत ज़्यादा बनाया। अब वह माल को विदेशों में खपाने के लिए अब उसने विदेशों से अब अन्य राष्ट्रों से ताल्लुकात करना चालू कर। ताल्लुकात कभी भी ऐसे, ताल्लुकात का एक मेरा अपना एक समीकरण है कि अपने घर को लोगों को छोड़कर, अपने दोस्त को छोड़कर, जो लंगोटिया यार उसको छोड़कर अन्य सभी जब रिश्ते बनते हैं तो लाभ इक्वल टू रिलेशन होता है। जैसे जैसे लाभ मिलता है वैसे वैसे रिलेशन मजबूत होते हैं। तो चाइना का भी यही प्रोसेस रहा। चाइना जानता था कि मेरा ऐसे तो कोई मेरा सामान लेगा नहीं, कोई हमारी नीति वाले मानेगा नहीं, अब क्यों मुझसे कोई डील करेगा, क्योंकि विश्व में इधर और भी देश आगे आ रहे थे। उदारवाद जब स्टार्ट हुआ तो 2012 तक तो हर देश अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के यूज करने में नई नई तकनीकों का विचार करते थे, नए नए तरीकों को अपनाते थे। फिर WTO, इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट अगर हुई तो WTO में, जब अमेरिका की फॉल्ट है। अमेरिका ने चाइना को WTO में लाया, WTO में लाते ही चाइना के लोगों ने ऐसा ऐसा आविष्कार किया और ऐसे ऐसे यूज किया। WTO का सबसे ज़्यादा यूज करने वाला कोई देश है तो वो आपका चाइना है। और चाइना ने क्या किया, ऐसे प्रोडक्शन किए, ऐसे एक्सपोर्ट सामान किए कि WTO के माध्यम से चाइना हर देश में घुस गया। नंबर 1 प्रोडक्शन एक्सपोर्टर, चीप गुड्स बनाकर विदेशों में भेजना। कंज्यूमर की क्षमता को अब बड़े बड़े इसमें थिंक टैंक लगाए गए कि कैसे वहाँ के किस देश के कंज्यूमर में कितनी क्षमता है, किस तरह के सामानों को खरीद सकते हैं, क्या क्या। इसने सुई से लेकर ताकत तक, कहावत है ना, सब सामान बना के आना चालू कर दिया और खासकर कंज्यूमरिंग पे जरूर ध्यान दिया। फिर आप देख लीजिए, नंबर 1 आपको ये हुआ। नंबर 2 क्या किया उसने, अब विदेशों में क्या करें, संसाधनों की प्राप्त करने के लिए डायरेक्टली वहाँ ना जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब वहाँ भेजा और मशीनीकरण को बढ़ावा दिया ताकि वहाँ के लेबर वहाँ कम आए। मशीनीकरण होगा, ज़्यादा समय में, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। इन्होंने क्या किया, अब देशों से डील करना चालू कर दी। व्यापार की डील नहीं की, उनकी समस्याओं को हल करने की, पैसे से हल करने की डील दिमाग में इनको आई। अब ये उनको कम ब्याज पे, अधिक ब्याज पे, समय के अनुसार लोन देने लगे। वहाँ की चीज़ों को उन्होंने लीज पे लेना चालू कर दिया। अब ये बहुत बड़ा स्टेप था। शुरुआत में तो लोगों ने, मैंने बताया ना आपको, प्रॉफिट इक्वल टू रिलेशन। तो जब एक देश को दूसरे देश से प्रॉफिट दिख रहा है तो रिलेशन मजबूत होंगे, ठीक है। और यही कारण रहा है कि प्रोडक्शन में चाइना का, यही हमारे भारत से भी जो एक्सपोर्ट जो चाइना करता है भारत को, वो इन्हीं कारणों में से एक रहा कि कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को, हमारे देश को भी इससे फायदा होता था। हम क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हम तो बन नहीं पाए थे, अभी हम उसके विकास की अवस्था में चल रहे हैं, है ना। जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लाल पीला शाही थी, R&D में हमारा इन्वेस्ट नहीं ज़्यादा था। अब फला बहुत कारण थे उसके, इसके लिए अलग वीडियो बनेगा। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे नंबर 2 मिल गया आपको। नंबर 3 क्या किया, अब शी जिनपिंग जब आया तो इसको एक नाम दे दिया कॉरिडोर का। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश कॉरिडोर, चाइना म्यांमार कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल कॉरिडोर, चाइना साउथ अफ्रीका कॉरिडोर, चाइना जिबूती इथियोपिया कॉरिडोर। अब इसको दिमाग में हो रहा है मेरा सामान जाएगा कैसे। तो सामान जो हिंद महासागर में आए दिन जापान से पंगा, USA से पंगा, अमेरिका से पंगा, फिलिपाइन से पंगा, इससे निजात कैसे पाए। जब साउथ चाइना की सी पर बवाल पैदा कर दिया उसने, नंबर 5 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, 5 पॉइंट हो गया। तो नंबर 6 पॉइंट उसने ओबोर ले आया, 1 बेल्ट 1 रोड लेके आया। और नंबर 6 पे उसने क्या किया कि आपका सिल्क रोड,
चालू करना चालू हो जाएगा 5 पे। अब इतनी पॉइंटों पे चाइना ने अपने आप को अन्य देशों की व्यवस्थाओं में घुसने का प्रयास किया और सफल भी। ऑस्ट्रेलिया में उसने केवल वहाँ के कच्चे पदार्थ का ही नहीं अपने देश में लेके आया, लेकिन वहाँ के राष्ट्र के निर्माण की नीति में 35% उसकी भागीदारी रही। जो यूएसए वगैरह से बच्चे पढ़ लिख के अपने आए, उसने अपने आप को छोड़ दिया और उपयोग किया। आज अलीबाबा ऐसे कई हैं जिनका नाम है, जो अमेरिका के बढ़ती हुई शाखाओं को काटने में काम कर रहे हैं। और यही बात है, अमेरिका की हेजमनी पावर समर्थ कहीं न कहीं डगमगाती रही, इसलिए अमेरिका भी अब क्या होता है, अमेरिका और चाइना दो ऐसे देश जो अपने को आगे बढ़ाने की होड़ में सम्मिलित, लेकिन इसका सहयोग लेने के लिए हिंद महासागर में उनको मालूम है एक अर्थव्यवस्था ऐसी निकल रही है जिसका नाम भारत है, जिसे चाहो न चाहो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब इस वन बेल्ट वन रोड में, सिल्क रोड में, आर्थिक कॉरिडोर में उसको एक चीज़ मालूम था कि भारत हमारे लिए ऑब्स्टिकल बनेगा। अब भारत को डील कैसे किया जाए, तो भारत को डील करने के लिए वो पढ़ाई क्या करता, 1965 में जो हमारा लैंड ऑक्युपाइड किया उस पर पाकिस्तान को सपोर्ट करके, नेपाल को, श्रीलंका के यहाँ अधिग्रहण करके वो हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी घेरने, बंगाल की खाड़ी में घेरने के लिए वो चाइना म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर और चाइना वो बांग्लादेश का आर्थिक कॉरिडोर के रूप में वो प्रवेश कर रहा है। उसने एक टर्म दे दिया। चाइना के थिंक टैंक इस बात पे सफल रहे कि उन्होंने शी जिनपिंग के पद सिद्धांत और विकासवादी नीति को एक अच्छे शब्दों के जाल में फंसा के देशों के सामने पिरोया, जिसके जाल में सब फंसते चले गए। और फिर आज शी जिनपिंग का ये मुद्दा है कि शी जिनपिंग इसी विचारधाराओं पे आगे बढ़ते हुए अपने को अब कहता है मैं तो पावर हूँ, मेरे पैसा है मेरे पास, मैंने तुमको लोन दे रखा है, मैं तुम्हारी नीति में घुसा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी इकोनॉमिक में घुसा हुआ हूँ, तुम्हारी बैलेंस शीट इतनी लो है, मुझसे डिफिसिट है, कोई मुझसे। अब चाइना ने एक देश को 4-5 तरीकों से पकड़ने का कोशिश किया। ये सत्य बात है। आप व्यापार में पकड़े उससे, नीति में उससे पकड़े, आपने उसको क्या कह सकते हैं, आपको उसने अपने पर निर्भर कर लिया। अब जैसे ही निर्भरता चालू हुई, थिंक टैंक को एहसास हुआ, थिंक टैंक ने मैसेज शी जिनपिंग को जिक्र दिया। शी जिनपिंग अब इसको चेक कर रहा है इस समय, लेकिन उसको मालूम है, अमेरिका को मालूम है कि भारत ही ऐसा देश है जो कंट्रोल करेगा, और चाइना को मालूम है भारत एक ऐसा देश है जो मेरे मार्ग में ऑब्स्टेकल आएगा। तो आज की बात ये रही कि हमने सीखा कैसे चाइना जायंट बना। चाइना के जायंट के पीछे एक घाटा बनने के पीछे एक सूक्ष्म कहानी स्टोरी रही, और जो चाइना की क्षमताओं को आकलन करने में आपको पर्याप्त विचार देगी, और आप सफल होंगे कि चाइना किस तरह किसी देश की किसके लिए कितना खतरनाक है, वो किस तरह इन 5 बिंदुओं के ऊपर चल के कार्य कर रहा है, और जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी भी अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अगर आप समझ में आई हो, अगर मैंने कुछ संदेश